एक्सचेंज का जो कॉम्पोजिशन है वो ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर और ईएनपी सेक्टर जो है वो ऐसे सेक्टर्स पे मुश्तमिल है जो हाई इंटरेस्ट रेट पे उनकी अर्निंग बढ़ती है, और जो कैश रिच कंपनीज है जैसे ईएनपी जो है वो कैश रिच कंपनीज हैं, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ही होगी हमें लगता है FY23 में भी और FY24 में भी। वो कंपनीज जिसका लेवरेज नहीं है या कम लेवरेज है वो उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसमें बैंकिंग सेक्टर सबसे ऊपर आता है। ईएनपी सेक्टर चूंकि डॉलराइज रेवेन्यू है, डीवैल्यूएशन का उनको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर भी इनडायरेक्टली जो है वो डीवैल्यूएशन का बेनिफिशियरी होता है। ऐसा मैंने आपकी लास्ट रिपोर्ट देखी थी जिसमें एक काइंड ऑफ एनालिसिस किया गया था जो मुझे काफ़ी समझ में आया था, और इस वक्त लग रहा है कि काइंड ऑफ उसी तरह की सिचुएशन शायद इमर्ज हो रही है कि कमोडिटी प्राइसेस का जब सुपर साइकिल है वो एंड हो रहा होगा प्रॉब्ली अगस्त के आसपास। सितंबर में रेट्स जो हैं हमारे इंटरेस्ट रेट के वो काइंड ऑफ पीक आउट हो चुके होंगे, और जब हम ऑन द ग्राउंड देखते हैं तो पाम ऑयल इज़ 50% डाउन, ऑयल इज़ काइंड ऑफ 50% डाउन, और जैसे आपने और भी चीज़ों का बताया कि उसमें भी बेहतरी हो रही है। सो आर यू स्टिल होल्ड ऑन टू द व्यू कि पाकिस्तान की जो बाज़ार है इसके फर्स्ट फेज़ में सितंबर ऑनवर्ड कुछ ट्रैक्शन आ सकती है और फिर जनवरी ऑनवर्ड वी कैन एक्सपेक्ट कि एफडीआई भी आए? आपकी बात बिल्कुल सही है शानी भाई, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि ये अब सुपर साइकिल जो कमोडिटी का हुआ और फिर इसके बाद जो है अच्छा खासा जो है वो करेक्शन आया है। और जो आपने एडिबल ऑयल की और ऑयल की बात करी और दूसरी कमोडिटीज़ की में भी अच्छी खासी कोल की प्राइस अच्छी खासी नीचे आई है, तो ये पाकिस्तान के लिए तो बेनिफिशियरी है, इसलिए कि पाकिस्तान इंपोर्ट ही करता है सब चीज़ें। और पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने वॉल्यूम्स भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमने रोक के रखा हुआ है, हमने अपनी डोमेस्टिक जो है पेट्रोल की प्राइस ऊपर ही रखी हुई है। तो जो भी अगर डोमेस्टिक जितना कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है वो भी हो रहा है, तो हमें डबल एडवांटेज है कि हमारा वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा ज़्यादा क्योंकि प्राइस नीचे आ रही है, क्योंकि अगर प्राइस नीचे आती है तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्राइस नीचे आ रही है तो वॉल्यूम भी इसलिए नहीं बढ़ेगा कि हमने खुद ने रोक के रखा है, एक तो ये फ़ायदा है और एक प्राइस भी नीचे आ रही है। और तो ये ऑयल का बिल हमारा जो एनर्जी का बिल, ऑयल का बिल हमारा इंपोर्ट का जो वो है वो हमारा कम होगा। मशीनरीज भी हमने इंपोर्ट नहीं होने दे रहे, वो भी रोक के रखी हैं। तो ये यू आर कम्प्लीटली करेक्ट दैट यू नो बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस, करेक्शन जो आई है वो पाकिस्तान के एडवांटेज में जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि सितंबर तक वेट करना चाहिए बिकॉज हमारी मार्केट थोड़ी जल्दी चल रही होती है और ये हमारी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी निगाह में ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता भी है तो लास्ट ही बढ़ेगा। मुझे तो लगता है पर्सनली स्पीकिंग, मुझे तो ये अगर IMF में अगर हम नहीं जाएंगे तो ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं इंटरेस्ट रेट, क्योंकि हमारी डिसीजन जो बढ़ाने की वो इसीलिए थी कि हम IMF की रिक्वायरमेंट थी। और अगर IMF की रिक्वायरमेंट हो गई तो ये लास्ट ही फेज होगा। तो ये ईदर वी आर क्लोज टू द पीकिंग आउट ऑफ इंटरेस्ट रेट और वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द पीक आउट लेवल। तो ये मुझे लगता है कि ये कमोडिटी का भी वो करेक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं सानी भाई, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करना होता है, उनको उस वक्त नहीं अटेम्प्ट करना होता जब सारी पॉजिटिव चीजें हो जाएं। तो ये जो अभी नजर तो आ रहा है, हमें ये लग रहा है कि ये सारी पॉजिटिव चीजें कुछ हुई हैं और कुछ होने लगी हैं। तो जो अपनी 3 का प्राइस एंडिंग मल्टीपल चल रहा है, तो मेरा ख्याल से ये तो श्रीलंका का जो डिफॉल्ट हो चुका है और घाना जो डिफॉल्ट हो चुका है उसका मल्टीपल 5 के करीब है, मतलब 4.5 का श्रीलंका का मल्टीपल है और हमारा 3 का मल्टीपल है। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत ज्यादा हमने जो है वो हमने ओवर रिएक्ट कर लिया। बिल्कुल 24 में भी हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बड़ी कम है कंपेयर टू प्रीवियस प्रोजेक्शन। और बजट जिस तरीके से बनेगा तो हमें हमारी डेट सर्विसिंग की कॉस्ट आगे जाके तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। लिस्टेड कंपनीज के नंबर्स हैं वो इतने अफेक्टेड नहीं हुए। वो अगर आप देखें तो मार्च के नंबर्स भी अच्छे गए हैं, मार्च के नंबर्स में भी 9% की ग्रोथ देखी गई है, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारी जून की में भी
थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी। और ये आप देखें कि इस महीने जो है मई के महीने में है नेट 4.5 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो हुआ है। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से इस इंटरेस्ट रेट पे जो है LSM ग्रोथ भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बल्कि डिक्लाइन हो गई है। ईयर टू डेट इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, 27-28% पे है और मंथली इन्फ्लेशन भी 36-37% पे है। हमारी स्ट्रॉन्ग ऐप भी है जिसके थ्रू हम लोकल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी सर्विस कर रहे हैं। तो ये और मार्केट शेयर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा हमारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी चूँकि आपको पता है जो होती रहती है, तो वो हमें बड़ा सपोर्ट करता है। इट्स अ फुल स्केल brokerage house. Right. We understand that Arif Habib happens to be one of the key and leading brokerage houses of the Pakistani brokerage industry. They're doing fantastically well. गुज़िश्ता 3 से 4 महीनों से वी आर डिस्कसिंग इकॉनमी में सबसे बड़ा मसला जो है वो IMF का है। IMF का प्रोग्राम डार साहब शुरू नहीं करवा पा रहे और अब उसमें डॉलर भी शामिल हो गया है और डॉलर को टॉप किया है इमरान खान साहब ने, जिनके पीछे सारी बिजनेस कम्युनिटी है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए आप काइंडली थोड़ा सा रिकनसाइल कर लें, बट थिंग्स अपीयर टू बी फार फ्रॉम बीइंग नॉर्मल। सो गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वी एक्सपेक्ट कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की जो मईशत है उसका दिवालिया निकाल देगी और अगर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती या साहिबान चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में कामयाब नहीं होते तो साहिबान को भी तकलीफ हो सकती है। सो आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द इकोनॉमी एंड व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ गोइंग फॉरवर्ड इकोनॉमी में कितनी बेहतरी की उम्मीद है। और हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद अली हबीब साहब, इनके ब्रोकरेज हाउस ने रिसेंटली इंटरनेशनल फाइनेंस से एक अवार्ड भी जीता है। थोड़ी सी उस पर बातचीत करेंगे और इनसे समझेंगे कि इनके ब्रोकरेज हाउस का मईशत के ऊपर क्या व्यू है। शाहिद साहब, हम अब चाहेंगे कि आप थोड़ा सा पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर अपना व्यू दें। व्हाट इज़ योर व्यू एट प्रेजेंट बारिंग द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, वी वुड वांट यू टू कमेंट कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इस वक्त आपकी नज़र में कैसी है एज ए ब्रोकरेज हाउस? देखिए, सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान के लिए एक्सटर्नल और डोमेस्टिक लायबिलिटीज़ हैं। सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है चैलेंज है, जिसकी वजह से सारा मसला हुआ है। और ये एक्सटर्नल क्योंकि हमारे डॉलर जो है वो भी 4.3 बिलियन डॉलर्स पे हैं और इसके अलावा हमारी अगले जून तक की फंडिंग रिक्वायरमेंट भी है और इसमें रोल ओवर भी चूँकि होगा चाइनीज़ लोन, लेकिन फिर भी हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट है। और हमारे लिए IMF का अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो हमारे लिए गोइंग फॉरवर्ड जुलाई से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है हमारा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज जो है ना सानी, वो यही है कि हमारी रिजर्व जो हैं, हमारा इंपोर्ट कवर बहुत कम हो गया है और जिसकी वजह से कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो रिस्क नहीं ले सकता। हमारी रेटिंग बहुत नीचे आ गई है और ये सब होने की वजह से हमें FDI और FPI में बहुत मुश्किलात हो रही हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। गुज़िश्ता 3 से 4 महीनों से वी आर डिस्कसिंग इकॉनमी में सबसे बड़ा मसला जो है वो IMF का है। IMF का प्रोग्राम डार साहब शुरू नहीं करवा पा रहे और अब उसमें डॉलर भी शामिल हो गया है और डॉलर को टॉप किया है इमरान खान साहब ने, जिनके पीछे सारी बिजनेस कम्युनिटी है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए आप काइंडली थोड़ा सा रिकनसाइल कर लें, बट थिंग्स अपीयर टू बी फार फ्रॉम बीइंग नॉर्मल। सो गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वी एक्सपेक्ट कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की जो मईशत है उसका दिवालिया निकाल देगी और अगर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती या साहिबान चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में कामयाब नहीं होते तो साहिबान को भी तकलीफ़ हो सकती है। सो आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस is the economy and what we are going to talk about is going forward इकॉनमी में कितनी बेहतरी की उम्मीद है। और हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद अली हबीब साहब, इनके ब्रोकरेज हाउस ने रिसेंटली इंटरनेशनल फाइनेंस से एक अवार्ड भी जीता है। थोड़ी सी उस पर बातचीत करेंगे और इनसे समझेंगे कि इनके ब्रोकरेज हाउस का मईशत के ऊपर क्या व्यू है। जी वालेकुम सलाम सानी, क्या हाल है? ठीक ठाक? आम गुड सर, आम गुड। शाहिद साहब, ज़रा बताइएगा कि व्हाट इज़ दिस इंटरनेशनल फाइनेंस अवार्ड, व्हाट वाज द प्रोसेस और पाकिस्तान के कितने ब्रोकरेज हाउसेस ने इस प्रोसेस का हिस्सा बनने के बाद यू गॉट टू बी ऑन द टॉप?
देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंस अवार्ड्स भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि बेंचमार्क देखता है बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस का और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाउस का कि वो कैसे जा रहे हैं, वो उनके क्राइटेरिया होता है, जस्ट लाइक एशिया मनी, जस्ट लाइक अदर अवार्ड, सीएफए अवार्ड, जिस तरह लोकल में सीएफए अवार्ड्स होते हैं, एशिया मनी भी होता है, उसका भी हो गया, उसका भी आप इंशाल्लाह सुनेंगे। और ये इंटरनेशनल फाइनेंस भी एक इसी तरीके का इंस्टीट्यूशन है और उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि भाई आपका मार्केट शेयर कैसा है, आपका लोकल और फॉरेन ब्रोकरेज हाउस जो है वो फॉरेन ब्रोकिंग कैसी है, आपकी ब्लॉक ट्रांजैक्शंस कैसी जा रही हैं, आप एक्सेस कैसे दे रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को और लोकल इन्वेस्टर्स के साथ इम्पैनलमेंट कैसी है, लोकल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के साथ भी है, आपने अगर फुली डाइवर्सिफाइड बिजनेस किया हुआ है, इट मीन्स दैट ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स को आप सर्विस कर रहे हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशंस भी आता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, रिटेल इंस्टीट्यूशंस, रिटेल इन्वेस्टर्स, सबको अगर आप कर रहे हैं तो माशाल्लाह से वी आर प्राउड, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, दैट हम हर क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स को सर्विस कर रहे हैं। हमारी स्ट्रॉन्ग ऐप भी है जिसके थ्रू हम लोकल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी सर्विस कर रहे हैं। तो ये और मार्केट शेयर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा हमारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी, चूंकि आपको पता है कि होती रहती है, Right. तो वो हमें बड़ा सपोर्ट करता है। इट्स अ फुल स्केल ब्रोकरेज हाउस। Right. We understand that Arif Habib happens to be one of the key and leading brokerage houses of the Pakistani brokerage industry. They're doing fantastically well. शाहिद साहब, हम अब चाहेंगे कि आप थोड़ा सा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर अपना व्यू दें. व्हाट इज़ योर व्यू एट प्रेजेंट बारिंग द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी? वी वुड वांट यू टू कमेंट कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इस वक्त आपकी नज़र में कैसी है एज ए ब्रोकरेज हाउस? देखिए, सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान के लिए एक्सटर्नल और डोमेस्टिक लाइबिलिटीज़ हैं। सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है चैलेंज है, जिसकी वजह से सारा मसला हुआ है। और ये एक्सटर्नल, क्योंकि हमारे डॉलर जो है वो अभी 4.3 बिलियन डॉलर्स पे हैं और इसके अलावा हमारी अगले जून तक की फंडिंग रिक्वायरमेंट भी है और इसमें रोल ओवर भी चूँकि होगा चाइनीज़ लोन, लेकिन फिर भी हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट है। और हमारे लिए आईएमएफ का अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो हमारे लिए गोइंग फॉरवर्ड जुलाई से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। और अगर जाहिर है, और इसके अलावा जो हमारा इतना इन्फ्लेशन हो गया है और मंथली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ईयर टू डेट इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, 27-28% पे है और मंथली इन्फ्लेशन भी 36-37% पे है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से इस इंटरेस्ट रेट पे जो है एलएसएम ग्रोथ भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बल्कि डिक्लाइन हो गई है। और जिसकी वजह से जो है आप जीडीपी ग्रोथ भी 1% से भी नीचे आप देख रहे हैं, 0.8% पे आप देख रहे हैं। हमारा बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है हमारा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज जो है ना सानी, वो यही है कि हमारी रिजर्व जो हैं, हमारा इंपोर्ट कवर बहुत कम हो गया है और जिसकी वजह से कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो रिस्क नहीं ले सकता। हमारी रेटिंग बहुत नीचे आ गई है और ये सब होने की वजह से हमें एफडीआई और एफपीआई में बहुत मुश्किलात हो रही हैं। और ये आप देखें कि इस महीने जो है मई के महीने में है नेट 4.5 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो हुआ है। तो ये और ये इसीलिए आउटफ्लो हुआ है कि जो पीकेआर डॉलर पैरिटी है उस पे लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है और वहाँ पे कोई समझ नहीं आ रहा कि आगे जाके वो कहाँ पे ये सेटल डाउन होगा, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और हमें फंडिंग मिल नहीं रही। अगर ये फंडिंग नहीं मिलती तो डेफिनेटली और ज़्यादा वोलेटाइल होगा और अगर फंडिंग की जो विजिबिलिटी आ जाती है तो लोगों में जो है वो थोड़ा साई ऑफ रिलीफ होगा और वहाँ पे फिर सेटल डाउन होगा। सबसे बड़ा चैलेंज एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। राइट, सो ये फरमाइएगा शाहिद साहब कि एक्सटर्नल अकाउंट में वी हैव जस्ट द चैलेंज ऑफ मैनेजिंग आईएमएफ। जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी कमिटमेंट तो दे दी है, बट नाउ दे थिंक कि आईएमएफ पहले हो जाए और आईएमएफ समझता है कि ये जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो पहले आगे बढ़ें। ऑन टॉप ऑफ इट वी आर रीचिंग 30 जून, जिसके माने ये है कि आईएमएफ का करंट प्रोग्राम प्रॉब्ली ख़त्म हो जाएगा। और आज आईएमएफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो इंटरम गवर्नमेंट है और इंटरम सेटअप है वो भी आईएमएफ के फंड्स को
सियासी मनूवरिंग के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा। सो आपको ये चीज़ और सिचुएशन कितनी ट्रिकी दिखती है इस वक्त एज ए ब्रोकरेज हाउस? देखिए सानी, इसमें जो आईएमएफ की जो रिक्वायरमेंट थी ना, वो $6 बिलियन की हमें फंडिंग गैप को फिल करने की थी, और जिसमें से हमने $3 बिलियन की, जैसे आपने कहा कि हमारी फ्रेंडली कंट्रीज से कमिटमेंट हो गया था, $2 बिलियन सऊदीया से और $1 बिलियन यूएई से। राइट। $3 बिलियन की फर्दर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनको कन्विंस करने की कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अब इतना नहीं आ रहा। इस दफ़ा का $18 मिलियन का आया, पिछली मरतबा का 600 साढ़े 600 मिलियन डॉलर का सरप्लस आया था। और जो है आगे भी अगर हम रोक के रखते हैं तो हमारा अभी $3.3 बिलियन का फाइनेंशियल ईयर के 10 महीने में अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है, और अगर हम क्लोज मैक्सिमम $4 बिलियन भी कर देते हैं, तो आईएमएफ की जो प्रोजेक्शन थी इस फाइनेंशियल ईयर की, वो $7 बिलियन की थी। तो हम आईएमएफ की जो प्रोजेक्शन $7 बिलियन के अगेंस्ट में अगर हम $4 बिलियन भी क्लोज करते हैं, तो हम यहाँ पे $3 बिलियन का आईएमएफ की एक्सपेक्टेशन से बेहतर कर रहे हैं। और इसी तरीके से FY24 में भी हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बड़ी कम है कंपेयर टू प्रीवियस प्रोजेक्शंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो आईएमएफ के साथ बातचीत कर रही है। अब जहाँ तक एडिशनल $3 बिलियन की लाइन है, वो जाहिर है बहुत मुश्किल है इस सूरत हाल में पाकिस्तान को कोई दे। चाइना के साथ हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि और किसी कंट्री से हो सकता है। तो इनको आईएमएफ के साथ जो है वो बातचीत ही करनी पड़ेगी, मनाना ही होगा। जहाँ तक आपकी बात है कि इंटरिम गवर्नमेंट की आपने जो बात करी, देखें वो तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो इतना ज़्यादा उसका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं होता, और वो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग में कोई उसके पैसे यूज़ नहीं होते। तो ये तो बहुत ही आसानी से ये कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो उस फंड्स को बेजा खर्च नहीं करेगी, और इलेक्शन का एक खर्चा होता है, उसी इलेक्शन के खर्चे में यूज़ होंगे, और बाकी कोई इतने मेजर डिसीजंस नहीं लेंगे। हमें लगता है कि यही गवर्नमेंट जो है वो बजट दे के जाएगी, और बजट जो है वो ज़ाहिर है जून के फर्स्ट वीक में, जैसे कहा गया है फर्स्ट टू सेकंड वीक में 8-9 तक जून तक हो जाएगा। इसके बाद ही जाके जो है वो इंटरिम का सेटअप जो है वो ज़ाहिर है इनका टाइम तो अगस्त तक है, तो जो है वो लेकिन हो सकता है जल्दी भी हो जाए। लेकिन जो है वो आईएमएफ की ये वाली जो कंसर्न है उसको तो बातचीत से एड्रेस किया जा सकता है। मेजर कंसर्न तो यही है कि किसी तरीके से हम इनको ये मनाएं कि हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस तरीके से नहीं आ रहा, और हमें उसमें जो $3 बिलियन का एडिशनल जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए। राइट। शायद साहब अभी वक्त हुआ जाता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमने शाहिद अली हबीब साहब से समझा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह के मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने तफसील के साथ बताया कि आईएमएफ जिस तरह के टारगेट्स देता रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, फाइनेंस ऑफिशियल्स ने उसको मीट किया है, एंड ही होप्ड दैट गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स इतने बेहतर होंगे और इंटरिम गवर्नमेंट इतनी नॉन पॉलिटिकल होगी कि पाकिस्तान को ज़्यादा दुश्वारियाँ नहीं होंगी। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम शाहिद अली हबीब साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल अकाउंट में आईएमएफ के किरदार को अगर आप साइड में रखें और जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से भी जो चैलेंजेस हैं उसको भी साइड में रखें, तो पाकिस्तान के पास क्या कुछ रह जाता है। यानी जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं उसको मीट करने के लिए, बिकॉज़ आपकी इकॉनमी इंपोर्ट ड्रिवन है, तो अगर आपने इंपोर्ट को बंद करके करंट अकाउंट सरप्लस में ले गए हैं तो आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। सो डू वी हैव सम इंडिजिनस अप्रोच? शाहिद साहब, डू यू हैव अ व्यू ऑन दिस? देखें, सबसे बड़ा मसला जो है ना सानी साहब, वो ये है कि हमारी डेट सर्विसिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर जाता है। जो भी हमारी रेवेन्यू हमारा जो हम बनाते हैं, और रेवेन्यू का मेजर पोर्शन जो है वो उसकी नज़र चला जाता है। और अगर हम FY24 की भी बात करें, FY23 तो अब ख़त्म होने लगा है, और बजट जिस तरीके से बनेगा
तो हमें हमारी डेट सर्विसिंग की कॉस्ट आगे जाके तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गिवन कि हमारा जो करंट इंटरेस्ट रेट है। तो अगर हम इवन 9 ट्रिलियन का 9.25 ट्रिलियन का भी अगर रेवेन्यू का टारगेट रखेंगे, तो भी जो है वो हमारा डेट सर्विसिंग की कॉस्ट जो है वो तकरीबन उसके करीब होगी। तो हमारा डिफेंस जो है और इसके अलावा जो दूसरे खर्चे हैं उनमें हमें हमें ज़ाहिर है उसके लिए बजट डेफिसिट होगा और वो हमें बोरो करना पड़ेगा फर्दर। और ज़ाहिर है हमें जो है प्रोविंसेस को भी शेयर देना पड़ता है। तो हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो डेट सर्विसिंग का है, और डेट सर्विसिंग का मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही सबसे बड़ी बोरोअर होती है। जो है वो इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होता है और बैंक का ज़्यादा से ज़्यादातर जो है वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट के लिए लगा हुआ होता है। तो आई थिंक अब हमें ये देखना है कि हाई बेस इफेक्ट की वजह से अगर हमारा इन्फ्लेशन जो है वो गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा नीचे आता है, अगर फर्ज करें कि जुलाई ऑनवर्ड्स, चूंकि जब जून क्लोज होगा तो जुलाई ऑनवर्ड्स जो है वो हाई बेस इफेक्ट की वजह से आपका जो इन्फ्लेशन का एलिमेंट है वो 27-28% थोड़ा नीचे आता जाएगा, जो कि अभी जो है वो 36-37% के करीब है। मंथली इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब वो आता जाएगा नीचे, तो थोड़ा सा हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, इन्फ्लेशन होगा ही ज़्यादा लेकिन इन्फ्लेशन और पूरी दुनिया में नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट हैं, मतलब हम पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट नहीं कर सकते क्योंकि मेजर कंट्रीज में इस वक्त जो है सिचुएशन जो है वो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट है। तो उससे हमें डेफिनेटली उस नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट हमें भी, अगर हम भी कर देते हैं थोड़ा, और अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे, अगर इन्फ्लेशन नीचे आ रही होगी तो हमें थोड़ा क्वेश्चन मिल सकता है कि अगले 3-4-5 महीने के बाद हम इंटरेस्ट रेट घटाएं। और जब हम घटाएंगे तो डेफिनेटली हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है वो कम होगी, और उसके बाद हमें एक क्वेश्चन मिलेगा कि हम दूसरी चीज़ों में हम खर्च कर सकें। और फिर हम जाहिर है ग्रोथ को हमें दोबारा कंप्रोमाइज करना होगा। हमें नहीं लगता कि FY24 में भी कोई ज़्यादा ग्रोथ होगी, और बिकॉज कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि हम जो है वो उन चीज़ों में लगाएं। हम जो है डेट सर्विसिंग के ऊपर ही लग रहा होगा, और GDP और हमारा इंटरेस्ट रेट ऊपर होगा। हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको पता है कि ग्रोथ नहीं होती, कोई नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन नहीं लगती, कोई ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होती, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ग्रोथ दोबारा कंप्रोमाइज होगा FY24 में, लेकिन हमारा हाउस इन ऑर्डर करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये मुझे आगे चीज़ें लगती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात सानी भाई ये है कि हमारी जो लिस्टेड कंपनीज के नंबर्स हैं वो इतने अफेक्टेड नहीं हुए। वो अगर आप देखें तो मार्च के नंबर्स भी अच्छे गए हैं। मार्च के नंबर्स में भी 9% की ग्रोथ देखी गई है, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारी जून की में भी थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी। हाँ, ये होगा कि जून में बिकॉज थोड़ी सी एक्टिविटी कम रही, रमज़ान का महीना भी आया इस क्वार्टर में, और अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा जून के नंबर्स थोड़े से कम होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे। और हमें चूँकि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज का जो कॉम्पोजिशन है वो ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर और ENP सेक्टर और जो है वो ऐसे सेक्टर्स पे मुश्तमिल है जो हाई इंटरेस्ट रेट पे उनकी अर्निंग बढ़ती है, और जो कैश रिच कंपनीज है जैसे ENP जो है वो कैश रिच कंपनीज हैं। तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ही होगी हमें लगता है FY23 में भी और FY24 में भी। तो जिसकी वजह से जो है हमारी एक्विटीज जो हैं वो हमें लगता है कि ज़रा बेहतर परफॉर्म करेगी। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट, अगर किसी को कॉन्फिडेंस आ गया कि ये पीक आउट कर गया इंटरेस्ट रेट और आगे जाके कम होने वाला होगा, तो थोड़े फंड्स जो हैं, बहुत सारे फंड्स हमें लगता है कि जो ये मनी मार्केट में चले गए हैं और फिक्स इनकम में चले गए हैं, वो थोड़े मूव होके दोबारा से एक्विटीज की तरफ आएंगे, और वहाँ से एक सेंटिमेंट बेहतर होगा, थोड़ा सा फजा बेहतर होगी, थोड़ा सा जो माहौल जो है लोगों का, इन्वेस्टर्स का, जब वो थोड़ा सा मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। और अभी भी स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं कि आ गई, हालांकि जैसे हमने पहले फेज में बात करी कि एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट है और IMF का मामला पूरा हुआ नहीं है, अभी तक लिंगर ऑन हुआ है, लेकिन मार्केट ने फिर भी इसको सस्टेन कर रही है। तो मुझे लगता है कि आगे जाके जो है वो चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। So going forward and given this pertinent situation,
आपको कौन से सेक्टर्स ऐसे नज़र आते हैं कि जिसकी तरफ लोगों को फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपना व्यू लेना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके जो ज़ाहिर नाज़रीन और सामीन हैं वो तो ज़ाहिर है, वो अगर उनको डिफेंसिव अप्रोच करनी चाहिए, उनको ज़रा कंजर्वेटिव अप्रोच करनी चाहिए। और कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि वो वाले स्टॉक्स जिसमें डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, वो वाले स्टॉक्स जिसमें डॉलराइज रेवेन्यू है, वो कंपनीज जिसका लेवरेज नहीं है या कम लेवरेज है, वो उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसमें बैंकिंग सेक्टर सबसे ऊपर आता है, जो कि बेनिफिशियरी होता है हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट का। अगर आप उनकी अर्निंग जो है आप देखें कि उनकी अर्निंग रिकॉर्ड अर्निंग बढ़ी है, CY 22 में भी बढ़ी है, और हमने फर्स्ट क्वार्टर 23 में भी देखा, और इसी तरह ये चलता रहेगा, इनकी रिकॉर्ड अर्निंग बढ़ेगी। तो ये बैंकिंग सेक्टर सबसे अच्छा है। ENP सेक्टर चूंकि डॉलराइज रेवेन्यू है, डीवैल्यूएशन का उनको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उनका रेवेन्यू लिंक्ड होता है जो है वो डॉलर से। तो जैसे PKR डिप्रिशिएट करेगा, डीवैल्यू करेगा, तो उनके रेवेन्यू बढ़ेंगे। तो एक ये हो गया, ENP सेक्टर हो गया। इसके अलावा फर्टिलाइजर भी इनडायरेक्टली जो है वो डीवैल्यूएशन का बेनिफिशियरी होता है, बिकॉज उसका जो ऑल्टरनेट है वो इम्पोर्ट ही होता है। राइट। तो या तो उनको ये एक क्वेश्चन मिल जाता है लोकल प्राइस बढ़ाने का। तो और ये भी इतने ज़्यादा जो है वो लेवरेज नहीं होते। तो कुछ आई मीन ए बारिंग 1-2 कंपनीज, सब जो है वो लेवरेज नहीं होते। तो ये ऐसी कंपनीज जिनका डॉलराइज रेवेन्यू है और जो डिवैल्यूएशन के ज़ाहिर बेनिफिशियरी हुए, जिनका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से फ़ायदा होता है। अच्छा, इनके पास कैश भी होता है, ENP राइट। कंपनीज के पास और फर्टिलाइजर के पास कैश भी होता है। तो उस कैश की वजह से अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर होता है तो उनको डिपॉजिट में उनको अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर्स में आप कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको ग्रोथ की तरफ जाना भी है तो मेरे ख्याल से सीमेंट सेक्टर जो है, क्योंकि उसमें जो है वो डेल्टा पॉजिटिव हो गया है, बिकॉज कोल की कॉल प्राइस प्राइस। नीचे आ गई हैं, और जो जो इनका जो रॉ मटेरियल की डाइवर्सिफिकेशन हो गई है, सच दैट कि वो लोकल भी यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल भी यूज़ करते हैं, और उनकी रिटेंशन प्राइस बेहतर है। और उनका तो इस वजह से हमें लगता है कि सीमेंट में भी मार्जिन जो है वो बेहतर है। अब ये दूसरी बात है कि ये वाला क्वार्टर जो करंट क्वार्टर है उसमें उतनी ज़्यादा ऑफटेक नहीं हुई, तो उसकी वजह से होगा। लेकिन अगर आपको कहीं ग्रोथ की तरफ जाना है तो ये वाला सेक्टर जो है वो आपको थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। ऐसा मैंने आपकी लास्ट रिपोर्ट देखी थी जिसमें एक काइंड ऑफ एनालिसिस किया गया था जो मुझे काफ़ी समझ में आया था, और इस वक्त लग रहा है कि काइंड ऑफ उसी तरह की सिचुएशन शायद इमर्ज हो रही है कि कमोडिटी प्राइसेस का जब सुपर साइकिल है वो एंड हो रहा होगा प्रॉब्ली अगस्त के आसपास। सितंबर में रेट्स जो हैं हमारे इंटरेस्ट रेट के वो काइंड ऑफ पीक आउट हो चुके होंगे, और जब हम ऑन द ग्राउंड देखते हैं तो पाम ऑयल इज़ 50% डाउन, ऑयल इज़ काइंड ऑफ 50% डाउन, और जैसे आपने और भी चीज़ों का बताया कि उसमें भी बेहतरी हो रही है। सो आर यू स्टिल होल्ड ऑन टू द व्यू कि पाकिस्तान की जो बाज़ार है इसके फर्स्ट फेज़ में सितंबर ऑनवर्ड कुछ ट्रैक्शन आ सकती है, और फिर जनवरी ऑनवर्ड वी कैन एक्सपेक्ट कि FDI भी आए? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है शानी भाई, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि ये अब सुपर साइकिल जो कमोडिटी का हुआ और फिर इसके बाद जो है अच्छा खासा जो है वो करेक्शन आया है। और जो आपने एडिबल ऑयल की और ऑयल की बात करी और दूसरी कमोडिटीज़ की में भी अच्छी खासी कोल की प्राइस अच्छी खासी नीचे आई है। तो ये पाकिस्तान के लिए तो बेनिफिशियरी है, इसलिए कि पाकिस्तान इंपोर्ट ही करता है सब चीज़ें। और पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने वॉल्यूम्स भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमने रोक के रखा हुआ है, हमने अपनी डोमेस्टिक जो है पेट्रोल की प्राइस ऊपर ही रखी हुई है। राइट। तो जो भी अगर डोमेस्टिक जितना कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है वो भी हो रहा है। तो हमें डबल एडवांटेज है कि हमारा वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा ज़्यादा, क्योंकि प्राइस नीचे आ रही है। क्योंकि अगर प्राइस नीचे आती है तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है। राइट। तो प्राइस नीचे आ रही है तो वॉल्यूम भी इसलिए नहीं बढ़ेगा कि हमने खुद ने रोक के रखा है। एक तो ये फ़ायदा है, और एक प्राइस भी नीचे आ रही है। और तो ये ऑयल का बिल, हमारा जो एनर्जी का बिल, ऑयल का बिल, हमारा इंपोर्ट का जो वो है वो हमारा कम होगा। मशीनरीज भी हमने इंपोर्ट नहीं होने दे रहे, वो भी रोक के रखी हैं। तो ये यू आर कंप्लीटली करेक्ट दैट बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस, करेक्शन जो आई है
वो पाकिस्तान के एडवांटेज में जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि सितंबर तक वेट करना चाहिए, बिकॉज हमारी मार्केट थोड़ी जल्दी चल रही होती है, और ये या हमारी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी निगाह में ये सारी चीजें होती हैं। राइट और ये मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता भी है तो लास्ट ही बढ़ेगा। मुझे तो लगता है, पर्सनली स्पीकिंग, मुझे तो ये, अगर आईएमएफ में अगर हम नहीं जाएंगे तो ये इससे ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं इंटरेस्ट रेट, राइट क्योंकि राइट हमारी एडिशन जो बढ़ाने की वो इसीलिए थी कि हम आईएमएफ में, आईएमएफ की रिक्वायरमेंट थी। राइट और अगर राइट आईएमएफ की रिक्वायरमेंट हो गई तो ये लास्ट ही फेज होगा। तो ये इधर वी आर क्लोज टू द ठीक पीकिंग है आउट ऑफ इंटरेस्ट रेट, और वी हैव ऑलरेडी रीच द पीक आउट लेवल। राइट तो राइट ये मुझे लगता है कि ये कमोडिटी का भी वो करेक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें, जो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं सानी भाई, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करना होता है, उनको उस वक्त नहीं अटेम्प्ट करना होता जब सारी पॉजिटिव चीजें हो जाएं। राइट तो ये राइट जो अभी नजर जो आ रहा है, हमें ये लग रहा है कि ये सारी पॉजिटिव चीजें कुछ हुई हैं और कुछ होने लगी हैं। तो राइट जो अभी 3 का प्राइस एंडिंग मल्टीपल चल रहा है, तो मेरा ख्याल से ये तो श्रीलंका का जो डिफॉल्ट हो चुका है और घाना जो डिफॉल्ट हो चुका है, उसका मल्टीपल 5 के करीब है। मतलब या 4.5 5 का श्रीलंका का मल्टीपल है और हमारा 3 का मल्टीपल है। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत ज्यादा हमने जो है वो ओवर रिएक्ट किए हमने इसको ओवर रिएक्ट कर लिया है, बिल्कुल। बिल्कुल सही। शाहिद अली हबीब साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे रज़ा आरिफ, जिनसे हम डिस्कस करेंगे डॉलर की प्रेजेंट सिचुएशन। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा आरिफ। मार्केट में डॉलर्स को लेकर देयर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस, पीपल आर सेइंग कि इनफैक्ट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि डॉलर शायद 10 से 12 दिनों में 350 रुपये का भी हो सकता है। कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इलेक्शन होने ना होने से ये चीज़ लिंक्ड है। एंड देयर आर कपल ऑफ पीपल हु थिंक कि डॉलर जो है, अगर चीज़ें स्टेबल रहती हैं, स्मूथ रहती हैं, आईएमएफ प्रोग्राम हो जाता है, इलेक्शंस वक्त पे हो जाते हैं, तो ये डॉलर जो है वो 240-44 रुपये को भी टच कर सकता है। पिछली दफ़ा जब हमने रज़ा से बातचीत की थी तो ही डिड अ कैंडिड टेक्निकल एनालिसिस, और फिर हमने देखा कि अल्टीमेटली वो जो डॉलर को एक मसनूई सा लॉक लगाया हुआ था, वो जब हटा तो डॉलर ने वही कुछ किया जो रज़ा ने प्रिडिक्ट किया था। एंड बाय दैट आई मीन कि प्योर टेक्निकल एनालिसिस, नो मोर स्पेकुलेशन। सो पहले तो रज़ा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये जो इस वक्त स्पेकुलेशन है डॉलर के ऊपर कि वो 20% तक ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा इस पर बातचीत करें। सप्लाई की पोजीशन क्या है डॉलर की, इस पर बातचीत करें। और आखिर में एक अपना व्यू ज़रूर दें कि हाउ डू यू लुक एट इट गिवन द ट्रेडिंग पैटर्न, आपको डॉलर कहाँ स्टेबल होता हुआ दिखता है? जी सानी, थैंक यू फॉर टेकिंग मी इन द शो अगेन। अच्छा, लास्ट टाइम हमारा जब आपसे बातचीत हुई थी तो हमने आपको एक प्योर टेक्निकल बेस जो है वो कोट की थी, जिसके अंदर आपको बताया था कि 270 का जो प्राइस है उसके अंदर 270, आपने कहा 270 की जो प्राइस है, ओके 270 का जो प्राइस है वो अगर वर्स्ट के सिनेरियो बनता है तो उसके अंदर 300 का प्राइस टच हो जाता है। अच्छा, इसमें 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो आईएमएफ डील जो कि बिल्कुल आप समझे डेड हो चुकी है, राइट, और दूसरा ये जो अभी हमारे पास पॉलिटिकल क्यास जो क्रिएट हुआ है, इन दोनों ने इसका वैक्यूम बढ़ाया और वो 300 भी आपने देखा था, अब 300 भी गया था इंटरबैंक, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 300 नीचे क्लोज हुआ। उसके बाद अभी कुछ दिनों के अंदर वापस 278 का लो लगाया है और 85 के करीब अराउंड इंटरबैंक ये चल रहा है मामला। तो ये तो पिछली साइड थी जिसके अंदर वर्स्ट के सिनेरियो हमने रज़ा, बिफोर यू मूव अहेड, ये दोबारा सिचुएशन वैसी भी हो रही है कि 285 और 298, ये दोबारा से गैप क्यों हो रहा है? इज इट अ बैड साइन, गुड साइन और ओके साइन? जी जी बिल्कुल। इसके अंदर इसको अब लिंक जो है 2 चीजों से, मैंने अभी 2 चीजें जो मेंशन की हैं, इसके अंदर आईएमएफ की डील है और पॉलिटिकल क्यास जो क्रिएट हुआ है। इस वक्त जो अंदर मार्केट के अंदर जो हालात हैं, उनके पास कमाने का जरिया कुछ बचा नहीं है, तो जो भी प्रोडक्ट 2-4 पैसे बनाने के लिए वो होल्ड कर लेते हैं। तो बस ये वाली एक सूरत हाल चल रही है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि टेक्निकली ये प्राइसेस सारे कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बताया था, आपको प्रेडिक्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही आपने देखा। तो अब ये आगे की जो फोरकास्ट बनी है वो ये है कि अगर ये 2 चीजें वापस रिजॉल्व हैं, एक आईएमएफ की डील
दूसरा ये पॉलिटिकल क्योस हुआ हुआ है, तो डॉलर आराम से 242 के करीब इसको स्टेबिलिटी आवाज दे कट गई थी, बताएं क्या रेट आपने बताया कि किस रेट पे जा सकता है? 242 के करीब नीचे जा सकता है यहाँ से रिवर्ट बैक जी 242, जो कि हमने पहले भी बताया था। Right. अगर ये आईएमएफ की डील और ये पॉलिटिकल क्रॉस क्रिएट नहीं होता तो ये उस वक्त ही सारी चीजें